हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। उसमें भी 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसके ऐसे करके 100 क्वेश्चन करके 600 तक ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो इसके 6 पार्ट आएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो हर जगह ये इक्वली आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि महिलाओं की सबसे ऊंची साक्षरता दर किस राज्य में है। तो सबसे ऊंची साक्षरता दर है केरल के अंदर। भारत का एकमात्र प्रमुख उद्योग कोर इंडस्ट्री जिसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यानी कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स है तो उसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब दर्ज की है, तो वो है रासायनिक उर्वरक। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि GAME टास्क फोर्स द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि MSME की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको MSME के बारे में पढ़कर जरूर जाना है। MSME की नई डेफिनेशन क्या है तो उसके बारे में देख लेना। MSME के अंदर क्या क्या मतलब कितना ये GDP में शेयर रखता है उसके बारे में देख लेना। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर करके जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन उद्यमों में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो गैर कृषि श्रम बल का लगभग 40% है। तो कह रहे हैं कि जो MSME इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, इनमें 11 करोड़ लोग काम करते हैं। जो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि एक तो एग्रीकल्चर में जो लगी हुई है, नॉन एग्रीकल्चर जो लेबर है उसका लगभग ये 40% है। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट ठीक है। MSME का व्यवसाय देश के वो करें कि जो MSME है ना, इनका GDP में जो 25% योगदान है, तो बिल्कुल है। उसके बाद है कि MSME का विनिर्माणी क्षेत्र के कुल उत्पादन में लगभग 33% योगदान है, तो ये भी सही है। तो इसके हो जाएंगे तीनों सही। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि भारत में गूगल टैक्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो गूगल टैक्स को जाना जाता है इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चीन भारत के आयातों को सबसे बड़ा स्रोत है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो सबसे आगे चीन होता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका होता है, तीसरे नंबर पर UAE होता है। अब ये इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, सबसे ज़्यादा डेफिसिट भी हमारा चाइना के साथ रहता है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं, और उसके साथ हम हमेशा सरप्लस में रहते हैं। पहले चीन है, उसके बाद अमेरिका, ठीक है ना, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है। वैसे भी अगर आप टोटल में इसको देखोगे ना, पहले चाइना आएगा, ठीक है ना, उसके बाद US आएगा, उसके बाद UAE आएगा। ठीक है, ये टोटल में है। और इन्होंने क्या बोला, ये इंपोर्ट के मामले में भी ऐसे ही सीक्वेंस है ये। उसके बाद तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में क्या है कि हमें एक तरीके से ये इधर ईयर दिए हुए हैं, हम इनको इस साइड इनको मिलाना है। ये सर्विसेज से रिलेटेड है कि नीचे दी गई एक ये सूची दी हुई है, एक टेबल सी दी हुई है फाइनेंशियल ईयर की, तथा सेकंड वो करें कि एक ये सूची है, एक ये सेकंड सूची है। GDP के प्रतिशत के रूप में सेवा जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है ना, एक हमारा क्या है, एक तो हमारी विजिबल ट्रेड होता है कि इनविजिबल ट्रेड होता है। इनविजिबल ट्रेड की बात करें कि इनविजिबल जो ट्रेड है तो उसके अंदर जो इनविजिबल ट्रेड में क्या आती है, हमारी सर्विसेज आती हैं। तो वो करें कि उसमें हमें GDP के प्रतिशत के रूप में, GDP का परसेंट के रूप में हमें दिखाना है कि अगर हमें सर्विसेज को देखना तो वो कितना परसेंट कितना परसेंट किस किस ईयर में रही। हम बात करते हैं सबसे पहले 2013-14 में। 2013-14 की अगर बात करें तो जो सर्विसेज GDP का हमारे GDP का ये रही हमारा, इसका हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड 8.2%। ठीक है ना, कब 2013-14 में, 2013-14 में ये इतनी रही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2016-17 की, तो 2016-17 की हम बात करें तो ये रही 2016-17 में रही है ये 7.2। ठीक है ना, 7.2। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 17-18 की, 17-18 की, तो 17-18 में ये रही हैं सी का है दूसरा 7.4।
अगर हम 18-19 की बात करते हैं, 18-19 की, तो ये रही है हमारी, उसके बाद हमारा डी का हो जाएगा 4th, ठीक है ना, 7.7। तो ये देखिए ये हमारे जीडीपी का इतना रही, पहले 8.2, फिर 7.2, फिर 7.4, फिर 7.7। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस को आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा? अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना वो किसके ऊपर? पीसी महालोबिन्स मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं NARCL, ठीक है, कि NARCL राष्ट्रीय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, इसके बारे में बात कीजिए एक बार। ये एक तरीके से जो बैड बैंक होता है ना, जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, उससे रिलेटेड ये सारे काम चले हुए हैं, ठीक है ना। ARC हो गया, NARCL हो गया, तो ये सारे ये ARC देखते कि ये रहा, ठीक है ना, NARCL। तो अब देखिए बैड बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, सही बात है। इन्होंने पूछा कि एसेट है कौन सा? इस कंपनी में सार्वजनिक यानी कि जो NARCL है, इसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी 51% है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा होगी उसकी ओनरशिप ज़्यादा होगी, तो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप इसमें ज़रूर ज़्यादा होगी। केंद्र सरकार बैंक स्टॉप गारंटी के रूप में 30,600 करोड़ की गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव किया, ये भी ठीक है। तो इसके तीनों ठीक है, ये गलत है। किसकी स्थापना सोसाइटीज अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आसित का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करेगी। यह बाजार पेशेवरों एवं टर्न अराउंड विशेषज्ञों के माध्यम से एसेट का मैनेजमेंट करेगी या एक तरीके से प्रबंधन करेगी। तो इसके क्वेश्चन के हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड हो रहे एक और, कि ये जो निकाय है में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की जो शेयर है ना वो 49% होगा। किसके अंदर? अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, किसके अंदर? इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे तीनों ही करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की कि अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कि जब हमारी करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपेयर में क्या हो जाए? सस्ती हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि $1 की कीमत है 70 रुपये और $1 की कीमत हो जाए 85 रुपये, तो उनका हमारे लिए महंगा हो गया ना, क्योंकि 15 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन उनके लिए अब फ़ायदा हो गया, पहले तो 70 रुपये दे, $1 में 70 रुपये मिलते थे, अब 85 मिलेंगे। तो ये इस तरीके से होता। अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड की एक मैराथन मैंने बनाई हुई है, आप या मतलब आप ढूंढोगे तो डिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे कंसेप्ट IT के जो मैंने वहाँ पर इस YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक होता है डेप्रिशिएशन, ठीक है ना, एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है एप्रिशिएशन, एक होता है डिवैल्यू है ना ये डिवैल्यू, एक होता है रिवैल्यू, ठीक है ना। एप्रिशिएशन होता है, रिवैल्यू होता है। ये दोनों जो होते हैं ना ये करती है गवर्नमेंट, और डेप्रिशिएशन जो एप्रिशिएशन होता है ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डी वैल्यू का मतलब होता है कि करेंसी की तुलना अन्य मुद्रा की तुलना में खुद की जो कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाना ही डी वैल्यू कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के सेवा निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। वर्षों से सेवा निर्यात की रचना में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं, हमेशा सर्विस उसमें हम एक्सपोर्ट में पॉजिटिव ही रहते हैं। सेवा निर्यातों में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात का हिस्सा 40 से 50% के बीच में रहा, ये ठीक है। तो इसका आंसर यही फर्स्ट ये है कि सत्य नहीं है, पूछ रखा है ना। तो देखिए पूरा पढ़ना आपको, कि सर्विस एक्सपोर्ट में व्यापार सेवाओं के निर्यात का हिस्सा 18 से 20% के बीच में रहा। सेवा निर्यात में पर्यटन की भागीदारी यानी कि जो पर्यटन है उसकी भागीदारी 11 से 13% के बीच में रही। तो सेवा निर्यातों में व्यापार सेवाओं के, और ये देखिए सेवा निर्यातों में पर्यटन का, ये व्यापार सर्विसेज थी, ये पर्यटन का है, और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उनकी सेवाओं की बात की जा रही है। उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड PM केयर्स के बारे में, ठीक है ना, बात की जा रही है। कौन सा कथन असत्य है? PM केयर्स फंड की स्थापना चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई, बिल्कुल सही है।
पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का एक फंड है, सही है। इस फंड में किए गए अनुदान भारत की संचित जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना उसका हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। भारत सरकार के वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के प्रधानाध्यक्ष होते, ये नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा एक तरीके से वार्षिक जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन किया जाता है अंगटान के द्वारा, ठीक है, UNCTAD। अब देखिए एक इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, 1.5-2 घंटे की वीडियो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का सबका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार नीतिगत दरों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए 8 अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। रेपो रेट बिल्कुल सही है, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल सही है, बैंक रेट सही है, तो ये जो CRR है ना वो गलत है, ठीक है ना। लोक लेखा कमेटी यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, PAC जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हमने जानना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक संसदीय समिति है जो भारत के महालेखा नियंत्रक का मतलब होता है कैग, ठीक है ना, कंट्रोलर एडिटर जनरल, ठीक है। तो महालेखा नियंत्रक द्वारा सौंपी गई वित्तीय एवं निष्पादन ऑडिट की पुनरीक्षा करके अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपती है। देखिए कैग का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जब भी कोई भी काम हो रहा है ना देश में, जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में इस जानकारी रखना। लेकिन होता क्या है कि जब घपला हो जाता है ना उसके बाद बताता है ये, ठीक है ना, उससे पहले इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत की गई थी। मात्र 1 वर्ष के लिए गठित की जाने वाली इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। उसके बाद देखिए 1967 के बाद से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के तौर पर लोकसभा का कोई भी विपक्षी सांसद हो सकता है। तो इसके आंसर हो गए चारों, 1 2 3 4। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि 2021-22 के केंद्र सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर की बात करें। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? एक ऐसा टैक्स होता है ना जैसे कि GST है, क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है कि लगता किसी के ऊपर है और पे कोई और करता है। इसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग होता है। 2021-22 में इनडायरेक्ट टैक्स से जो प्राप्तियां हुई वो 20% की वृद्धि के साथ 12.90 लाख करोड़ के स्तर पर है। यानी कि 2021-22 में जो इनडायरेक्ट टैक्स से जो हमें प्राप्तियां हुई ना 20 पहले के कंपेयर में, ठीक है ना, जो एक तरीके से 2021 था ना उसके कंपेयर में 20% बढ़ी और ये बढ़कर 12.90 लाख करोड़ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि 21-22 में केंद्र की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि वस्तु एवं सेवा कर क्या GST से जो प्राप्तियां हुई हैं 2020-21 की तुलना में 30% ज़्यादा रही। देखिए दोनों ही बढ़ गए। इनडायरेक्ट टैक्स GST क्या इनडायरेक्ट टैक्स ही है ना, तो वो उसके बाद है कि 2021-22 में प्रोक्स करों की कर यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स, प्रोक्स कर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, ठीक है, वो करें कि वो क्या रहे? बुओयंट रहे। वो कितने रहे? 1.13% रहे। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में जो हमारे सीमा शुल्क है उसमें 48% की वृद्धि हुई, 48% की वृद्धि हुई। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो क्या है? NK सिंह थे, नहीं हैं ये भी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सीमा यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना उसमें 49% से 74 कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से। तो ये है बीमा क्षेत्र में। उसके बाद है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में फिनलैंड का पहला स्थान है। इस सूची में भारत का है 140वां स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि जो एक शेड्यूल बैंक होते हैं, एक नॉन शेड्यूल बैंकों का NPA एसेट अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5% से घटकर कितना हो गया? 6.9% हो गया। सही बात है। भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पूंजी जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात यानी कि जिसको कैपिटल एडुकेसी रेशो बोलते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशो CAR। तो वो कह रहे हैं कि जो ये कैपिटल एडुकेसी रेशो है सितंबर 2020 के अंत में 15.84% से बढ़कर कितना हो गया है? 16.5
2% हो गया। तो इसके आंसर है दोनों सही। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटिव उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है ना, क्रेडिट कंट्रोल के क्वालिटेटिव 2 तरीके के हैं। ये भी मैंने एक बैंकिंग की बैंकिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2 तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये क्वांटिटेटिव पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्वांटिटेटिव है, SLR बैंक रेट ये सारे क्वांटिटेटिव। तो ये जो मार्जिन है ना, ठीक है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। उसके बाद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस नाम से, यानी कि एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इसको कौन जारी करता है? UN। भारत सरकार निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे प्रमुख योजना बताया जा रहा है? ये वाली बी वाली। 10 करोड़ निर्धन एवं वंचित परिवारों को द्वितीय एवं तृतीय उपचार हेतु 5 लाख की सीमांत गर्भ स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। आयुष्मान केंद्र है ना ये वाले 10 करोड़ निर्धन वंचित परिवारों को। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 क्वेश्चन क्या कहता है? गूगल कर के बारे में अभी पढ़ा था ना आपको कि गूगल कर को क्या बोलते हैं हम? इक्विलाइजेशन लेवी। तो इसके बारे में हमने बात करनी है कि गूगल कर आपको क्या बताता है। देख लेते एक बार। देखिए, गूगल कर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों तथा अनिवासी भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने? देखिए कि गूगल कर विदेशी यानी कि जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनियां हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ये बात। उसके बाद सेकेंड देखिए कि गूगल जो कर है, गूगल कर को समानीकरण लेवी, अभी पढ़ा था ना हमने, इक्विलाइजेशन लेवी बोलते हैं इसको। वर्ष 2019-20 तक गूगल कर एक सेकंड देखिए कि गूगल कर को इक्विलाइजेशन लेवी भी कहते हैं। वर्ष 2019-20 तक गूगल कर 6% की दर से केवल डिजिटल विज्ञापन सेवा पर लगाया जाता था। 1 अप्रैल 2020 से ये कर 2 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाली अनिवासी, देखो निवासी नहीं बोल रहे, अनिवासी भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% की दर से लगाया जाएगा। तो ये चारों ही इसके आंसर ठीक है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना का लाभ उन सभी भूस्वामी को मिल रहा है जिनके नाम पर फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि थी। यही गलत है, क्योंकि ये जो 2 हेक्टेयर वाली बात थी ना, 2.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर वाली, वो खत्म कर दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। बाकी इसके ये पढ़ने हैं आपको जरूर कि लाभार्थी कृषक के खाते में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जाती है ना एक साल में 12 महीने में 3 किस्तें जाती है, 4-4 महीने की होती हैं, 4 महीने में 1 किस्त आएगी आप, तो 6,000 जाएंगे आपके अकाउंट में। कि कतिपय राज्यों ने इस योजना में वो करे, कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया। उसके बाद है कि योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया। ठीक है ना, अब अगर आप की KYC नहीं हो रखी होगी ना तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करते हुए करें कि जो नेट क्रेडिट इंक्रीज होता है तो वो कौन सा घाटा होता है? वो होता मोनेटाइज डेफिसिट। ये डेफिसिट भी मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। अब है ये कमेटी, रेखी कमेटी जो है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, यही है। नंचू दंपा समिति जो रेल किराया भाड़े से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। गोईपीरिया कमेटी बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ये तो सारी रिलेटेड है। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। उसके बाद है कि ये हमारी हो गए कि एक सेकंड, हाँ,
नीचे चलते हैं 29 क्वेश्चन। देखिए कि बैंकिंग व्यवसाय में किसी डूबंत ऋण को अपलिखित करने का क्या अर्थ है। तो वो करें कि डूबंती यानी जो डूब चुका है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वो करें कि अपलिखित करने का क्या अर्थ है। इस खाते के सापेक्ष बैंक ने अपने राजस्व अर्जन में से 100% प्रावधान किया है। इस खाते के सापेक्ष बैंक ने अपने राजस्व अर्जन में से 100% इसमें से प्रावधान किया, फर्स्ट। दूसरा है कि इस खाते का गैर निष्पादनीय अनुपात, इनकी जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब बैंक के तुलना पत्र का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया अभी ये, ठीक है ना। अभी इसको उसमें दिखाएंगे नहीं बैलेंस शीट में बैंक। धनराशि को अपलिखित किए जाने के बाद भी बैंक इसकी वसूली के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। तीनों ही बात है कि देखिए अब अपलिखित करने का मतलब है कि अब जितना भी ये किसी ने लोन ले रखा था ना, उसका 100% वो अपने आप से ही मतलब इसको करेगा बैंक। दूसरा क्या है कि एनपीए जो है, अब इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि अब बैंक का ये एनपीए नेट परफॉर्मिंग एसेट है और वो करेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास इसके लिए वो जारी रखेगा। तो इसके आंसर हो गए तीनों। लास्ट आंसर होगा डी। उसके बाद है कि 30वां जो क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में वेतन यानी कि जो सैलरी बेस्ड जो टैक्स पेयर है उनके बारे में। तो वो करें कि करदाताओं के लिए मानक कटौती की सीमा कितनी निर्धारित की है, ये है 50,000। माइक्रो फाइनेंस के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था मुद्रा की स्थापना कब हुई थी, कई बार क्वेश्चन पूछागा, ये 8 अप्रैल 2015 को। उसके बाद है कि जो मौद्रिक गुणक है यानी कि मॉनेटरी जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो वह करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना M3 डिवाइड बाय M0। M0 क्या है, बेस। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित पटेल। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पूंजी और जोखिम परिसंपदा अनुपात मार्च में कितना था, अनुसूचित कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, तो वो था आपका 16%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। संगम योजना का क्या उद्देश्य है, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, ठीक है ना, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। उसके बाद बात करते कि एसडीजी को जरूर पढ़ के जाना, यूजीसी नेट में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को मान लिया कि एसडीजी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ये टॉपिक आपको करवा दूंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए 156 देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एक एजेंसी द्वारा जुलाई 2021 में जारी किया गया। इनमें भारत का कौन सा स्थान है, 120वां स्थान है। उसके बाद है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा 5 नवंबर 2019 को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें निम्नलिखित किस अवधि के लिए थी। उस टाइम पर तो इसने ये बोला था कि क्योंकि 2019 में जो टाइम पीरियड था, देखिए 15 से 20 का था, जो 14वां वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन था, तो कितना था, 15 से 20 था। अब इसने क्या था कि 20 से 25 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा, क्योंकि ये 20 से 21 तक की एक अंतरिम हो गया, उसके बाद 21 से 26 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। तो उस टाइम पर तो इसने क्या था कि यही था कि जो अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी ना, तो ये 20 से 25 तक का होना था इसका। अच्छा, ये पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा 5 नवंबर 2019 को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें किस अवधि के लिए थी, 20-21 के लिए थी, ठीक है ना, 1 साल के लिए। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 20 से 25 तक का टाइम पीरियड होना था, लेकिन ये पहला एक और था इससे फाइनेंस कमीशन, ये 21 से 26 तक का, ठीक है ना। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका टाइम पीरियड और एक कितना एक्सटेंड था, 6 तक का। थालीनोमिक्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त थी, इकोनॉमिक्स जो सर्वे था 2019-20 का। थाली क्या है, जो खाने की थाली होती है, उससे रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना, तो आपको पता चल गया ना कि WTO के मेंबर की कंट्री कितनी है, 164, तो वो था अफगानिस्तान। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र सरकार के विभाजन एक टैक्स डिवीजन की बात करते हैं ना, तो वो करें कि कितना देंगे, यानी कि सेंट्रल स्टेट को कितना देगा, ये शायद कल भी हमने पढ़ा होगा। तो ये 15वां वित्त आयोग के अनुसार है 41%, ठीक है।
और इससे जो 14वां था उसका था 42 और 13वां था उसका था 32, तो 41%। उसके बाद आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो ये वर्तमान यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में भी जारी करता है, रियल स्टेट के बारे में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सूचकांक, लेकिन बालिटिक शुष्क सूचकांक ये जारी नहीं करता। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर तो 940 है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापित किए जाने की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? तो 2019-20 का अंतरिम बजट में ये बात कही गई थी। अंतरिम बजट क्या होता है? एक ऐसा बजट होता है कि जब नई सरकार आने वाली हो ना और कुछ समय टाइम पीरियड रहता है पहले वाली गवर्नमेंट का, तो कुछ समय के लिए जो बजट बनाया जाता है। 1 मई 2022 को बैंक दर क्या थी? 4 पॉइंट, बैंक रेट की बात करें 4.25%। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक कैग की बात करें, ये क्या है? ठीक है ना, इसमें कौन सा सही नहीं है कैग के बारे में? ये एक संवैधानिक निकाय बिल्कुल सही है। भारत के यानी कि जो कैग है इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है, ये भी ठीक है। अब देखते हैं ये क्या ठीक नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद नियुक्ति पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 15वें वित्त आयोग का, आपने देख ही लिया कब है, सिफारिश किस अवधि के लिए थी? तो ये 21 से 26 है, ठीक है ना। अब तो वैसे तो 20 से 25 थी, लेकिन वैसे तो अब आंसर ये होना चाहिए 21 से 26 वाला। बैंक जब रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं, यानी कि बैंक है ना, ये कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है और यहाँ पर आरबीआई है। तो ये जब इससे अल्पकालीन लोन देते हैं ना, एक तरीके से ऋण लेते तो उसको रेपो रेट के थ्रू लेते हैं। बैंक रेट जो होती थी ना, अब इसका चलन नहीं है, इसको MSF का यूज करने लगे, ठीक है ना। तो जो बैंक रेट थी ये लॉन्ग टर्म के लिए थी, लेकिन इसमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते, तो वो है यहाँ पर इन्होंने बताया होगा रेपो रेट, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट वो होते हैं जब कमर्शियल बैंक अपना बचा हुआ पैसा RBI के पास दे देते हैं, इसके ऊपर कम ब्याज मिलता है रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, ठीक है ना। रेपो रेट पे ज़्यादा होता है इंटरेस्ट, जब क्योंकि ये RBI इनको देता है ना और अब ये इसको देते हैं। उसके बाद CRR क्या होते हैं? CRR होती है कैश रिजर्व रेशो। ये होती है कि जब हम जितना बैंक में डिपॉजिट करवाते ना, मान लिया जाए कि हमने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए और अब CRR जो है ना वो 4% है, SLR मान लिया जाए कि 18% है। तो ये जो CRR होती है ये बैंक अपने पास रखते, सॉरी ये RBI के पास रखना होता है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। SLR जो होती है बैंक अपने पास रखते हैं। हवाला क्या है? हवाले का क्या मतलब है? एक सेकंड, देखिए हवाला क्या होता है? ये होता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, उसमें जो अवैध कारोबार होता है उससे को मतलब उससे रिलेटेड होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरा होने से 1 वर्ष पूरा समाप्त कर दी गई? 4 साल की रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट थी ना वो बन रही थी, पढ़ रही थी। जिन्होंने पेड कोर्स परचेज कर रखा होगा उन्होंने ये जो 5 ईयर प्लान जब मैंने करवाए तो उनको ये जरूर पता होगा। जो वो करें कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अंतरिम रिपोर्ट में किस अवधि के लिए संतुलित, तो ये 21 से 26 2-3 बार आ ले, यही ध्यान रखना। उसके बाद है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूल होने की दशा में वो करें कि BOP, अगर BOP है आपका वो एक तरीके से प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल का क्या मतलब होता है? एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो वो करें कि कौन सा कदम, मान लेते हैं कि डेफिसिट हो जाता है, तो करें कि कौन सा कदम सही रहेगा? अधिमूल्यन होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरे कंपेयर में, जैसे मान लेते हैं कि $1 की कीमत 70 है और $1 की कीमत हम रख दे 55, तो ये तो पहले वाले को बताता है। इसका उल्टा कर दो डिवैल्यूएशन में कि पहले $1 की कीमत है 70 और अब हो जाए 85, तो यही ठीक होगा। क्योंकि जब डिवैल्यू करवाई जाता है ना करेंसी को, तो दूसरे कंट्री की करेंसी के कंपेयर में हमारी कंट्री की करेंसी जो है ना सस्ती हो जाती है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इससे जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है ना वो गिर जाता है, जिसके कारण से हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको फ़ायदा होता है। तो हमारा फर्स्ट इम्पैक्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इम्पोर्ट घटते हैं। एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाते हैं, इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में।
उसके बाद है कि इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये की गई ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि फैट कैट थर्सडे वाक्यांश किससे संबंधित है, फैट कैट थर्सडे, तो ये है कंपनियों की मुख्य अधिशासी अधिकारियों के वेतन से, ठीक है ना। फैट कैट थर्सडे कंपनियों की मुख्य अधिशासी अधिकारियों के वेतन से। उसके बाद आता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हो गए, ये आपने पढ़ ही लिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की बात करें, ठीक है ना, यूएनडीपी, ये भी इंडियन इकोनॉमी की वीडियो में कवर हो चुका है। तो वो करें कि ये कौन सा इंडेक्स है जिसको जारी नहीं करता, एचडीआई को जारी करता है, ठीक है, 90 से ही। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है उसको, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इन तीनों को जारी करता है। तो देखिए एक तो क्वेश्चन यही हो गया, पी केवल आई को नहीं करता, ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद है कि विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर ब्याज ऋण उपलब्ध कराना। विभेदीकृत ब्याज की योजना का मतलब होता है अलग अलग, किसी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना, किसी से ज़्यादा, तो करेंगे समाज का जो कमज़ोर वर्ग है ना उसके लिए ही ये। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन की एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक तरीके से हम इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, साथ में जीडीपी इंक्रीज हो रही होती है, और साथ में जीडीपी इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होते हैं, साथ में ना एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये सिचुएशन उल्टी होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जीडीपी तो घट रही होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी घट रहा होता है, ठीक है ना। तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मंदी के साथ मुद्रास्फीति, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी, देखो स्वास्थ्य में, मनोरंजन में, परिवहन में, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में करने वाली जो कंपनी है, ठीक है ना, काम करने वाली कंपनी, किस भारतीय कंपनी को टाइम्स 100 मोस्ट पावरफुल कंपनीज 2021 की सूची में शामिल किया गया। तो एक तो है ये और एक है ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रौद्योगिकी इकाई जियोप्लेटस को, और दूसरा है यहाँ पर कि इन्फोसिस को, ठीक है, सॉरी इन्फोसिस नहीं है, ये क्या नाम है इसका, एजटेक स्टार्ट अप बाइजस को, ठीक है, 1 और 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत सर्वाधिक अनुदान कंपनियों की ओर से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, सर्वाधिक अनुदान कंपनियों की ओर से प्राप्त हुआ, तो इसको प्राप्त हुआ CSR को, ठीक है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सर्वाधिक जो अनुदान कंपनियों की ओर से प्राप्त हुआ वो हुआ शिक्षा में, जीवन व्यापन, दिव्यांगजन जो होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लोगों के जीवन में खुशी लाने की दिशा में, एक सेकंड, एक क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं, लोगों के जीवन में खुशी लाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए किस राज्य में अलग से एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन जुलाई 2016 में किया गया था। देखिए लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है ना, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, तो 2016 में मध्य प्रदेश ने ये काम शुरू किया। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी, टैक्स संरचना संबंधी यानी कि टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड, तो नरसिंहम कमेटी नहीं थी, वो थी चलैया कमेटी, ठीक है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है नरसिंहम कमेटी भी, कौन सी थी, तो इसमें आएगी चलैया कमेटी। उसके बाद हम बात करते हैं कि नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव, देखिए 1991 की बात है जब ये जो टैक्स से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखा ना कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए, देखिए टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड जो गठित की गई थी 1991 में, वो थी चलैया कमेटी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। थोड़ा सा एक बार इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि नरसिंहम कमेटी भी थी,
इसने क्या किया कि इसने भारत की बैंकिंग संरचना का विश्लेषण किया, विनियमों की सिफारिश की, जिससे बैंकिंग क्षेत्र को पूरी क्षमता तक बढ़ाने में मदद मिली। समिति द्वारा निर्धारित नियमों के कारण भारत वैश्विक वित्तीय संकट से बचने में सक्षम रहा था। उसके बाद आप देखिए गाडगिल फॉर्मूला भी आता है, गाडगिल कमेटी आती है। इसने क्या किया था कि नीति कार्यक्रमों की समिति का गठन 1988 में कांग्रेस पार्टी द्वारा वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में किया गया था। यह समिति इस सवाल पर विचार करने के लिए बनाई गई थी कि पंचायती राज संस्थानों को कैसे प्रभावी बनाया जा सके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आई थी केलकर कमेटी। केलकर कमेटी, इसका गठन भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। समिति का गठन भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता विजय केलकर द्वारा की गई। भारत में विजय केलकर कमेटी द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। देखिए क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि संविधान के 101वें संशोधन करने के लिए संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था। कल ये क्वेश्चन आया था, तो अब देख लेते। उसके बाद आता है चलेगा कमेटी के बाद नरसिंहम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे, तो उसने बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी ही सुझाव दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ई रुपये के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते। ई रुपये एक डिजिटल वाउचर है, बिल्कुल सही है, जिसे कोई लाभार्थी SMS या QR कोड के रूप में अपने फ़ोन में प्राप्त कर सकता है। ई रुपये एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे लाभार्थी द्वारा इसे स्वीकार करने वाले केंद्र पर बनाया जा सकता है। बना मतलब होता कन्वर्ट करवाना। ई रुपये एक बारगी कैशलेस कॉन्टैक्टलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है। इसके लिए आपका खाता होना जरूरी नहीं है, तो चारों ही इसके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद हम बात करते हैं कि ई रुपये नामक डिजिटल भुगतान वाउचर को विकसित करने में किसकी निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रही है। फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, बिल्कुल। वित्तीय सेवाएं डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो सारे आ जाएंगे इसमें। हाल ही में किसी अधोसंरचना का दर्जा दिया गया, तो दिया गया वहन करने योग्य आवास। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख नियामक कौन है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है, तो वो है WTO। प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकों द्वारा बढ़ते गैर निष्पादन अनुपात की समस्या से निपटने के लिए 5 पक्षीय मैकेनिज्म है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए दोबारा कि प्रोजेक्ट सशक्त बैंकों द्वारा, यानी कि बैंकों द्वारा जो NPA बढ़ रहा है उसके लिए जो ये सिस्टम है ना, क्या करता है आपको 5 पक्षीय मैकेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला तो हो गया रोंग। वित्तीय संस्थान एक अंतर उधारदाता समझौते इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके 180 दिन के भीतर प्रस्ताव किया क्रियान्वयन हेतु अग्रणी ऋणदाता बैंक को अधिकृत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह समझौता 50 से 500 करोड़ के बीच ये नहीं है। अंतर उधारदाता समझौता एक विधिक अभिलेख है जिसे किसी भी न्यायालय में लागू किया जा सकता, तो ये हो जाएगा B। भारत का पहला खुशहाली इंडेक्स वेलनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो ICICI लोम्बार्ड के द्वारा, ठीक है ना। ICICI, ठीक है ना, लोम्बार्ड, क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रूडेंशियल लाइफ। उसके बाद है कि वर्चुअल ID मैकेनिज्म का प्रयोग भारत में निम्नलिखित में से किसकी पहचान के पुष्टिकरण हेतु किया जा रहा है, आधार कार्ड की। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रम बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। लेबर फोर्स की बात करें कि कहाँ पर कितना काम मिला हुआ। एग्रीकल्चर में बोल रहे हैं कि 40%, बिल्कुल सही बात है। सर्विस सेक्टर में बोल रहे हैं कि 32%। अब देख लीजिए कि 40% और 32%। अच्छा, एग्रीकल्चर सेवाएं में हो गया 32%, तो कितना हो गया आपका 5, 4 और 3 7 75%, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री अब कितना देगा 25%, ठीक है। तो अभी वो करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। थर्ड देखते हैं कि विनिर्माण में 12 है, निर्माण में 12 है और विनिर्माण में 11, ये गलत है। तो 1 2 3। बाकी इन चीज़ों को क्या है एक बार नेट से सर्च कर लेना और इसमें कितना है, तो ये सारी चीज़ें एक बार लिख लेना।
उसके बाद की नए रेशम मार्ग न्यू सिल्क रूट जो है, देखिए न्यू सिल्क रूट की बात की जा रही है, के नाम से प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग एशिया के चीन को यूरोप के किस देश के साथ जोड़ता है। देखिए न्यू सिल्क रूट जो है ये एक प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग है, एशिया के चीन को, यानी कि जो चीन है ना, को यूरोप से किस देश के साथ जोड़ता है, जर्मनी के साथ। उसके बाद है निम्न में से कौन सा युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, ए और बी, संकल्प भी और स्ट्राइव भी, इम्प्रिंट नहीं है। उसके बाद आती है क्वेश्चन 75, नाबार्ड क्या है, 12 जुलाई 1982 में स्टेब्लिश किया गया था, एक विकास बैंक है। अब एक ये है, इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है ना। ये कॉरपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, सीमा शुल्क है, संघीय उत्पाद शुल्क है, तो ये आपको इनके साथ मिलाना। तो फर्स्ट का है 3, ठीक है। उसके बाद है बी का है 2 और सी का है 4 और इसका है 1। ये क्या बोल रहे हैं कि एक सूची को 2 के साथ मिलाई 20-21 के सापेक्ष में 2021-22 में कर संग्रह में प्रतिशत वृद्धि बोल रहे हैं, ठीक है ना। 20-21 के कंपेरिजन में जो 21-22 में जो वृद्धि हुई है ना, उसकी बात की जा रही। तो करें कि कितनी हुई है, देख लेते हैं। तो करें कि जो कॉरपोरेट टैक्स है ना, ये बढ़ा 56% से, क्योंकि उस टाइम 2-3 साल तो कोरोना ही रहेगा, तो उसमें नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर पहले के कंपेयर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इनकम टैक्स बढ़ा 43%, ठीक है। और उसकी बात अगर करें, सीमा शुल्क जो है वो बढ़ा 48%, संघीय उत्पाद शुल्क जो है वो -0.2% से, ठीक है। तो ये नेगेटिव रहा, तो ये मैचिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कि क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। क्लोज्ड होते हैं, एक होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इनकम है C+I+G+ एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जिसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये होती है ओपन इकोनॉमी, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, और जब इनकी बात नहीं हो रही तो वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया, तो वो है सेबी, ठीक है ना। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय इसमें कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की केंद्र के ऋण जीडीपी के अनुपात में, यानी कि जो डेब्ट सर्विस रेशो के संदर्भ की बात की जा रही, कौन सा युग्म सही है। तो 2018-19 में, ठीक है, जो डेब्ट सर्विस रेशो था वो था 45.7, 2019-20 में 49 था और 2020-21 में 59 था। तो देखिए डेटा एक्स्ट्रा भी आपसे पूछ सकता, तो तीनों ही अभी तो यहाँ ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर कि केंद्र सरकार ने देश के तिलहन जो होते हैं के उत्पादन में वृद्धि के लिए चतुर्मार्गीय यानी कि 4 प्रोन्गेड रणनीति अपनाई है, ताकि खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भरता को कम किया जा सके, इंटरडिपेंडेंसी को, ठीक है ना, दूसरे देशों पर जो हम डिपेंड हैं। इसके लिए कौन सी रणनीति का वो करेगी, जो कौन सा इस रणनीति का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सरसों के अधिक उपज देने वाले बीजों के कीटों व मिनी कीटों का मुफ्त वितरण, ये गलत है। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट इसका गलत हुआ, रोंग ही पूछा हुआ था ना, उसमें रोंग ही पूछा हुआ था। तो सही देख लेते हैं कि 7 राज्यों में 13 करोड़ की लागत में मूंगफली के उन्नत बीजों के वितरण पर अधिक फोकस किया गया। 9 राज्यों में 90 जिलों में सोयाबीन की सघन खेती के ऊपर, 6 राज्यों में लगभग 1,47,500, ठीक है ना, 1,47,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इंटर क्रॉप के रूप में सोयाबीन की खेती की संभावना को तलाशना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं पॉम ऑयल के अंतर्गत सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत बीजों के कीटों एवं मिनी कीटों को मुफ्त वितरण करना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 कि कौन से उत्पाद नेट प्रोडक्ट्स वर्ग में आते हैं। तो वह करें कि कौन से नेट प्रोडक्ट के वर्ग में आते हैं, कौन से आते हैं, मोबाइल, हैंडसेट, लैपटॉप, सफेद गुड्स जो होती हैं वो आते हैं। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष जो उनका फाइनेंशियल ईयर है उसको बदल दिया, पहले जुलाई जून था, अब कर दिया अप्रैल मार्च, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जुलाई जून से क्या कर दिया, अप्रैल मार्च। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उड़ीसा, ठीक है, जितना भी एवरेज है ना उससे भी नीचे ही है।
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 21 मई 2021 की बैठक में वर्ष 2020-21 के केंद्र सरकार को डिविडेंड लाभांश के रूप में कितना अधिशेष हस्तांतरण करने का निर्णय लिया। देखिए आरबीआई की बैठक हुई फाइनेंशियल ईयर 2021 में, केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितना अधिशेष, ठीक है ना, केंद्र रिजर्व बैंक की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या 99,122, ठीक है ना, 99,000 क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 99,122 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद आएगा, अब देखिए आगे आ गया बीमस्टेक, ठीक है, BIMSTEC, तो खैर इसका मेंबर कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, सार्क का मेंबर है, ठीक है ना। तो आप देखिए इन दोनों को पढ़कर जरूर जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। फर्स्ट ठीक है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आरबीआई ठीक है, बैंकों का बैंक, IDBI ठीक है, कमर्शियल बैंक, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कॉरपोरेशन से, ये फूड कॉरपोरेशन फूड से रिलेटेड है, तो ये कमर्शियल संस्था को वित्तीय सहायता नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा गलत D। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87, वाणिज्यिक बैंकों में ग्राहकों के जमाओं के सापेक्ष बीमा आच्छादन यानी कि सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वाणिज्यिक बैंकों में ग्राहकों के जमाओं के यानी कि उनके बीमे से रिलेटेड जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कौन सा सही है पूछा गया है। जमा बीमा जो मतलब एक तरीके से जो सुरक्षा को प्रति जमा करता प्रति बैंक 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, ठीक है ना, तो प्रति जमा करता 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। 31 मार्च 2021 को 98.1% खाते जमा बीमा के अंतर्गत मतलब एक तरीके से थे, तो एक और दोनों सही हैं। उसके बाद आता क्वेश्चन कि अप्रैल अक्टूबर 2021 की अवधि में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर कुल कारोबार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी कितनी थी, 44.7%। शेयर बाजार पर प्रभाव पर नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता, सेबी के माध्यम से, ठीक है। और MRTP एक्ट कब आया था, 1969 में। इसको कब रिप्लेस कर दिया गया था, 2002 में कंपटीशन एक्ट से। फेरा क्या है, फेमा क्या है, फेमा क्या है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 27.8%, लगभग 28%। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी। उसके बाद आता 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 650 जिलों में डिस्ट्रिक्ट में 3250 यानी कि 3250 स्थानों पर अधिकृत तौर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी, 1 सितंबर 2018 को, ठीक है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे नवसृजित CPSETF सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एसेट प्रबंध का दायित्व सौंपा गया, गोल्डन सोर्स को। यदि राजकोषीय घाटे से यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना, उसमें से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, बजटेड, एक तरीके से, एक सेकेंड, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो ये प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आता है फिस्कल डेफिसिट माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 95, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आंकड़े जारी करता है वो सांख्यिक, स्टैटिकल, ठीक है ना, प्रोग्राम और एक तरीके से कार्यान्वयन। भारत सरकार ने अमृत काल में अर्थव्यवस्था की उन्नति हेतु निर्धारित किए गए अमृत महोत्सव की बात हो रही है, तो करें कि जो भी लक्ष्य हैं वो कौन कौन से लक्ष्य हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। कि सूक्ष्म आधारित स्तर समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास की सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, चक्राकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, निजी निवेश प्रारंभ करने के प्रभावी चक्कर से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। तो इसके हो जाएंगे 1, 2, 4, तीसरा नहीं होगा इसका आंसर।
तो करें चक्राकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रा क्या कार्य होते हैं? साइक्लिकल, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो इसको कौन प्रमोट करेगा? ठीक है ना, समूह चलती रही चीज़ें, इसी के लिए ज़्यादा फोकस होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन है वो करें कि प्रत्येक जो फाइनेंशियल स्टार्ट होगा ना, तो हम हर एक जो आइटम होगा ना उसका स्टार्टिंग से उसको इवेलुएट करेंगे। तो ये जीरो बेस बजटिंग में, तो जीरो बेस बजटिंग क्या होती है? जीरो बेस बजटिंग ZBB, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ कर जाइएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, तो उसमें इन्फ्लेशन मापने के लिए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब क्वेश्चन आता 99, निम्नलिखित में कौन सा फिजिकल डेफिसिट के अंदर नहीं आता? ठीक है, राजकोषीय संकेतक नहीं है, फिजिकल डेफिसिट नहीं, फिर जो एक तरीके से जो राजकोषीय है उसको इंडिकेट नहीं करता। फिजिकल डेफिसिट करता है, प्राइमरी डेफिसिट करता है, रेवेन्यू डेफिसिट करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं करता। ठीक है, उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना PLI की बात हो रही है, तो उसके अंदर कितने क्षेत्रों के लिए शुरू की गई? 15 के लिए। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी ने इनको अच्छे से सुना होगा। इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।